बीजेपी में 3 राज्यों की कमान किसे सौंपी जाए, इस पर मंथन जारी है। इधर मंथन चल रहा है, उधर हार के बाद टीम कांग्रेस में ठीकरा फोड़ो खेल शुरू हो गया है। कांग्रेस के सीनियर नेता दिग्विजय सिंह की माने तो ईवीएम की वजह से कांग्रेस हार गई। अब बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस जब हार जाती है तो ईवीएम का रोना शुरू कर देती है रोना। आज के जनादेश ने ये भी साबित किया है। नरेंद्र मोदी और कांग्रेस की पॉलिटिकल लाइन का फर्क आप 2 बयानों से समझ सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस की हार और बीजेपी को मिली जीत की संपूर्ण व्याख्या की, लेकिन हार के बाद कांग्रेस का ठीकरा फोड़ो गैंग फुल एक्टिव हो गया। हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ और मंथन चिंतन को छोड़ खुद को क्लीन चिट दे डाली। गिनती की बात नहीं, गिनती तो होती है, लेकिन प्रश्न इस बात का है कि हमारे हाथ में वोट क्यों नहीं मिलता। ऐसे लोग जो भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार करने वाली जांच एजेंसियों को बदनाम करने में दिन रात जुटे हुए हैं, वे समझ रहे हैं ये चुनाव नतीजे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का भी जन समर्थन है। चुनाव में हारे तो अब ईवीएम के सहारे। जनता ने डिब्बा गोल कर दिया तो कांग्रेस नेताओं को ईवीएम में खोट नजर आने लगी। पहले नारे लगा रहे थे, मोदी को हराएंगे, बीजेपी को भगाएंगे, लेकिन जनता ने कांग्रेस को चुनावी रेस से भगा दिया। अब हारे तो नारा बदल गया, हार नहीं मानेंगे, ईवीएम को कोसेंगे। मतलब कांग्रेस का ताजा हाल यही है, हाय रे ईवीएम, हाय रे ईवीएम। ईवीएम को मैं 2003 से मुझे भरोसा नहीं है ईवीएम पर, क्योंकि बात यह है हमने बटन दबा दिया, पता ही नहीं पड़ा वोट कहां गया। तेलंगाना में नहीं कुछ बोलेंगे, हिमाचल में नहीं कुछ बोले, पंजाब में नहीं कुछ बोले, दिल्ली में जब ये जीत गए केजरीवाल तो कोई कुछ नहीं बोला। अब ईवीएम पर आ रहा है। अरे जनता ने आपको नकार दिया, उसको स्वीकार करें ना। अपने गढ़े हुए तर्कों के साथ एक बार फिर कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन के तमाम नेताओं ने ईवीएम से पुरानी अदावत का चैप्टर खोल दिया। चैप्टर के हर पन्ने में यही लिखा है, चीटिंग हो गई। सरल शब्दों में समझें तो 3 राज्यों की पब्लिक ने राहुल एंड कंपनी के हाथों में झुनझुना थमा दिया। जनता ने टाटा बाय बाय थैंक यू कह दिया। ऐसे में फेस सेविंग के लिए पुराने आरोपों को नई बोतल में डालकर प्रस्तुत कर दिया। अजब और गजब यह है कि जहां जीते वहां ईवीएम की हैकिंग नहीं, जहां हारे वहां ईवीएम हैक करके कांग्रेस से जीत चुरा ली। अधिकांश प्रत्याशियों ने यह कहा कि ये चुनाव परिणाम अविश्वसनीय है, अकल्पनीय है, और सबका सार ये निकल के आया कि जब तक ईवीएम मशीन से इलेक्शंस होंगे तब तक भारतीय जनता पार्टी को हराना मुश्किल है। सब लोगों ने ये सम्मिलित रूप से राय प्रकट की कि ये चुनाव भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का सबसे बड़ा षड्यंत्र इसमें है जो भविष्य में उभर के आएगा। कांग्रेस का ईवीएम रोना समझ में आता है। नतीजों से पहले आत्मविश्वास इतना था कि मिठाइयां कांग्रेस दफ्तरों में पहुंच चुकी थी, ढोल नगाड़े वाले पहुंच चुके थे, यहां तक कि दफ्तर जीत की बधाई देने वाले पोस्टर और बैनर सज चुके थे। लेकिन कांग्रेस के अरमानों पर मोदी ने ऐसा पानी फेरा कि अब हर अरमान पर कांग्रेस आह भर रही है। हर आह से ईवीएम के लिए हाय निकल रही है। अगर अमेरिका आज दुनिया में सबसे ताकतवर देश है और अगर वहां व्यवस्था बैलेट की, पेपर की है, तो कहीं न कहीं हमें भी अपनाना चाहिए। और ये जरूरी नहीं है कि रिजल्ट 1 घंटे में आए। 2023 के चुनाव में मिठाई तो मिठाई। कांग्रेस के एक नेता ने ऐलान कर रखा था, बीजेपी 50 सीट जीते तो मुंह काला कर लेंगे। नेताजी का ओवर कॉन्फिडेंस ले डूबा। कांग्रेस अपने ट्रैक रिकॉर्ड की तरह हार गई। अब नेताजी अपनी पार्टी की हार के बाद मुंह काला करेंगे। 2023 के चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी 50 विधायक भी जीत जाएगी, फूल सिंह भरैया राजभवन के सामने अपने हाथों से अपना मुंह काला कर लेगा। ये मेरी प्रतिज्ञा है। आप मिल जाएंगे रिजल्ट के बाद? अरे मैं तो रहूंगा ही, रिजल्ट के बाद मैं नहीं रहूंगा तो कौन रहेगा। अब एक सवाल बस सबके मन में है कि आपने जो बात कही है उस वीडियो में, वायरल वीडियो में,
तो उसके लिए आपने कोई तारीख, कोई दिन मुकर्रर किया और कब करेंगे? क्या आप खुद ही करेंगे? 7 तारीख को मैं ये कहना चाहता हूं कि काला मुंह की बात छोड़िए। लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, देश बचाने के लिए लहू बहाना भी पड़ेगा तो हम लाल मुंह भी करेंगे, लेकिन हम संविधान बचाएंगे, देश बचाएंगे। इस पर मैं आज भी अड़िग हूं। 7 तारीख को दिन के 2 बजे अपने हाथों से राजभवन के सामने मैं मुंह काला करूंगा। ये है कांग्रेस के नेताओं का हाल। खुद अपने चेहरे पर कालिख पोतने की नौबत आ गई। ऐसे में हार के बाद विपक्षी गठबंधन को ईवीएम की याद आई तो बीजेपी ने विरोधियों की ईवीएम कथा की संपूर्ण व्याख्या अपने शब्दों में कर डाली। कर्नाटका में जीते थे, हिमाचल में जीते थे, ईवीएम मशीन नहीं थे क्या? मुझे तो बहुत हंसी आती है, ऐसे जोक्स मारते हैं कई ऑपोजिशन के लीडर जो इतने सीनियर है, जिन्होंने इतना अनुभव जिनके साथ में है। एक तरह से विपक्ष का ना तो ईवीएम पर विश्वास है, ना जनता पर विश्वास है, ना निर्वाचन पर विश्वास है, ना कोर्ट पर विश्वास है। 2014 से ईवीएम पर रुदाली गैंग का खेल जारी है, क्योंकि तभी से विरोधियों की मोदी ने चुनावी मैदान में रेल बना रखी है। ईवीएम को लेकर मोदी सरकार पर विपक्ष के आरोप नए नहीं हैं। 2014 के बाद से जब जब मोदी की अगुवाई में बीजेपी ने कोई भी चुनाव जीता हो, तब तब विपक्ष ने ईवीएम पर सवाल खड़े किए। ऐसे में ईवीएम को लेकर टीम बीजेपी और टीम कांग्रेस के बीच बीते 9.5 साल से महाभारत जारी ही है। वैसे 2014 के बाद विपक्ष की टूल किट को देखें तो चुनाव दर चुनाव जब जब हारे तब तब ईवीएम पर ठीकरा फोड़ा। ऐसा पहली बार नहीं हुआ, ऐसा हर हार के बाद होता है। आप ठीकरा फोड़ो गैंग की पूरी टाइमलाइन देखें तो तस्वीर साफ हो जाएगी। उधर में क्या है, उधर में मेरे को जो लगा कि इतना ईवीएम का खिलाफ में कंप्लेन हुआ and Banaras DM is also suspended. So far I know, I have seen the paper. So if a DM is suspended because of his EVM machine को उठाने के लिए, तो EVM मशीन को छुपाने के लिए, तो ये तो बहुत बड़ा ये ग्रीवांसेस है। जो ईवीएम का सवाल उठ रहा है वो सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं उठ रहा है, वो एक जेनेरिक सवाल है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स में यूनिवर्सली प्रॉब्लम्स हैं। और अगर देश की जनता ईवीएम में को देखकर अनकंफर्टेबल है तो वो एक बहुत बड़ा सवाल है। ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरे का समय है। जो दल हार गया, अब उसके बस में यही है जो अब करने जा रहे हैं। ये जितने कुछ एग्जिट पोल हुए हैं वो इसीलिए हुए हैं कि अगर वो चोरी भी करें तो शायद नजर ना आए। अब ईवीएम्स पकड़ी गई हैं, बहाना कोई ना कोई अधिकारी बताएंगे। कांग्रेस के सामने बड़ी मुश्किल है, क्योंकि सामने नरेंद्र मोदी है। भले ही कांग्रेस के 70 पार के कई नेता मोदी की हकीकत स्वीकार करने को तैयार नहीं, लेकिन कांग्रेस के नई लीडरशिप अपनी ही सीनियर लीडरशिप पर उंगली उठा रही है। चिदम्बरम के बेटे और कांग्रेस सांसद कार्ति चिदम्बरम कह रहे हैं, ईवीएम में सब चंगा है, कोई पंगा नहीं। और तो और खुद गहलोत के ओएसडी अपने ही आका के गले में हार की माला डाल रहे हैं। I personally have confidence in the EVM. I know that there are other members in my party who have a different opinion. So I have no empirical evidence. जो वो एक्चुअल थे, जिस रूप में लोग उन्हें पसंद करते थे, जो उनकी वास्तविकता से पहचाने जाते थे, अब की बार के कैंपेन में वो वास्तविकता नदारद थी। तो उन्होंने कहा था कि हर विधानसभा क्षेत्र के लोग ये समझें कि चुनाव मैं लड़ रहा हूं। तो अशोक गहलोत जी, जो इस प्रदेश के मुखिया, जिनको कांग्रेस ने 3 बार मुख्यमंत्री बनाया, यानी हर बार दिया ही दिया, वो लौटा नहीं पाए कांग्रेस को कुछ। चाहे ईवीएम हो या फिर कुछ और, मोदी विरोधियों का एक सेट पैटर्न है। मोदी से निपटने के लिए शक और संदेह को सीढ़ी बनाते आए, लेकिन विरोधियों के हर दांव का पांव मोदी उखाड़ देते हैं, यानी 100 सुनार की और 1 लोहार की। ये चुनाव नतीजे कांग्रेस और उसके घमंडिया गठबंधन के लिए भी
बहुत बड़ा सबक है। सबक ये है कि सिर्फ कुछ परिवारवादियों के मंच पर एक साथ आ जाने से फोटो कितनी अच्छी निकल जाए, देश का भरोसा नहीं जीता जाता। देश की जनता का दिल जीतने के लिए राष्ट्र सेवा का जज्बा होना चाहिए और घमंडिया गठबंधन में रत्ती भर भी वो नजर नहीं आता है। मोदी विरोधियों का हार पर दर्द दिल तो समझ में आता है, लेकिन हार के सदमे में एक बार फिर हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ दिया। आज तक ब्यूरो। ईवीएम पर विपक्षी दल संदेह खड़ा करते ही आए हैं। अब इंडिया गठबंधन के भविष्य पर संदेह के बादल मंडरा रहे हैं। 3 राज्यों में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद 2024 से पहले इंडिया गठबंधन बचेगा या फिर टूटेगा, यही सबसे बड़ा सवाल है। वजह है ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव जैसे क्षेत्रीय क्षत्रपों का कांग्रेस की भूमिका पर ही उंगली उठा देना। क्या 2024 चुनाव में मोदी को चुनौती दे पाएंगे इंडिया गठबंधन के साथी? 2024 को लेकर इंडिया गठबंधन में कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है और टीम बीजेपी का मिशन और विजन एकदम स्पष्ट है। अभी विपक्षी टीम मीटिंग की तारीख को लेकर माथापच्ची में उलझी है, वहीं मोदी ने 2024 की प्लानिंग तो छोड़िए, रिजल्ट की भविष्यवाणी कर दी कि आज की इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। आपके सपनों को पूरा करने के लिए जो मेरा संकल्प है वो मेरी साधना भी है, मेरी तपस्या भी है। टीम मोदी ने हैट्रिक के रोड मैप पर चलना शुरू कर दिया है। बैटिंग ऑर्डर और फील्डिंग सेट है, जबकि विपक्षी टीम के बैटिंग ऑर्डर से लेकर टीम में शामिल होने वाले खिलाड़ियों को लेकर कंफ्यूजन है। 6 दिसंबर को होने वाली मीटिंग रद्द हो गई है। अब 17 दिसंबर को नई डेट का ऐलान हुआ है, लेकिन मीटिंग में कितनी पार्टियां शामिल होंगी इस पर सस्पेंस बरकरार है। 17 तारीख को हो गए, 17 को हो गए, 17 को सब लोग आ रहे हैं। 3 राज्यों में कांग्रेस को मिली करारी हार के बाद टीम के सभी खिलाड़ी अपने अघोषित कैप्टन को लेकर टीका टिप्पणी में जुट गए। मानो गठबंधन परीक्षा देने से पहले ही परीक्षा छोड़ने के मूड में। पहले तो कांग्रेस को सबक लेना चाहिए इससे, और सभी को सबक लेना चाहिए, और 2024 को इंडिया गठबंधन को मजबूत करके ही चुनाव लड़ना चाहिए। जब कांग्रेस पार्टी के नेताओं के साथ श्री केजरीवाल जी, ममता बनर्जी और अखिलेश यादव सरीखे गैर कांग्रेसी नेता उनके साथ सम्मिलित हुए, इन चुनाव में बड़ी पार्टी होने के बाद और गठबंधन की भी बड़ी पार्टी होने के बाद इस अवसर को भुनाने में कांग्रेस पार्टी नाकाम है। गठबंधन के साथ ही कांग्रेस पर उंगली उठाने लगे हैं। यहां तक कि बिहार से कांग्रेस की विधायक ने पार्टी आला कमान को 2024 जीतने का फॉर्मूला समझा दिया कि जैसे गुजरात मॉडल पे चुनाव लड़के और नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री बने हैं, लगातार 2 बार से प्रधानमंत्री बन रहे हैं, वैसे ही बिहार राज्य पिछड़ा राज्य है, गरीब राज्य है, लेकिन फिर भी यहाँ के मुख्यमंत्री अपने दम पे बिहार में बहुत विकास किए हैं, लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। तो मेरा सोच है कि पार्टी नेतृत्व को सोचना चाहिए कि अब समय आ गया है कि बिहार मॉडल पे चुनाव लड़ा जाए। विधायक कांग्रेस की, लेकिन इन्हें लगता है कि पार्टी को राहुल गांधी के चेहरे पर नहीं बल्कि नीतीश के चेहरे पर चुनाव लड़ना चाहिए। यानी कुनबा भी जुटा नहीं, लेकिन चेहरे को लेकर नई खींचतान शुरू हो गई। वो कांग्रेस ने अपने बिग ब्रदर एटीट्यूड के चलते लूज कर गए। लूज कौन किया? कांग्रेस किया। जहां तक एक क्रेडिबल लीडरशिप का सवाल है तो हम समझते हैं कि हमारे नीतीश कुमार जी में वो सब क्रेडिबिलिटी है। दरअसल इंडिया गठबंधन की बैठक रद्द होने के बीच गठबंधन के अंदर जारी गतिरोध है
पार्टी से मनमुटाव के चलते 6 दिसंबर को होने वाली मीटिंग खटाई में पड़ गई। ममता बनर्जी ने मीटिंग से दूरी बना ली थी। नीतीश कुमार भी बैठक में नहीं आने वाले। झारखंड के मुख्यमंत्री हो या फिर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, दोनों ने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम की वजह से मीटिंग में आने से मना कर दिया था। देखिए क्या असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा वो तो आने वाला समय में पता चलेगा, लेकिन हम तो पहले भी कहे हैं जो जैसा मेहनत करेगा वैसा परिणाम आएंगे। कल सर INDA गठबंधन की सर बैठक है, तो सर आप जा रहे हैं? हमारा तो इधर अभी व्यस्तता है। हमारी बात हुई थी खड़गे साहब से। दीदी का पहले से प्रोग्राम बना हुआ था और वो तो कल बोल दिया कि वो नहीं आ पाएंगे। ये हम देखेंगे कि हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव